सभी का इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की चर्चा किसी खजाने से कम नहीं होने वाली। जी बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 पर आधारित 15 बेहद विस्तृत और महत्वपूर्ण स्लाइड्स शामिल हैं। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हाँ, इस पूरे विश्लेषण का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। UGC नेट, JRF या हायर एजुकेशन से जुड़ी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए इन विस्तृत स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, टाइमलाइंस और उन एग्जाम ट्रैप्स को बाहर निकालना जहां अक्सर परीक्षार्थी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि इस नीति को गहराई से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि NEP 2020 कोई साधारण सरकारी दस्तावेज नहीं है। मतलब ये भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक पूरी तरह से नया ब्लूप्रिंट है। सही कहा। आज की परीक्षाओं में अब केवल रटे रटाए सतही तथ्य नहीं पूछे जाते हैं। अब जो सवाल आते हैं वे इस बात पर होते हैं कि इस नीति के पीछे का विजन क्या है। हमारे स्रोत मुख्य रूप से 3 दिशाओं में जाते हैं। पहला, स्कूली शिक्षा का नया ढांचा, दूसरा, उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव और तीसरा, वो नया संस्थागत फ्रेमवर्क जो इस पूरे सिस्टम को चलाएगा। हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे ताकि परीक्षा का कोई भी संभावित प्रश्न छूटने ना पाया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इस नीति की पृष्ठभूमि क्या है? स्रोत सामग्री के अनुसार ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले जो नीति आई थी वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। जी, जिसे हम NPE कहते हैं। बिल्कुल, मतलब लगभग 34 सालों के एक बहुत लंबे अंतराल के बाद देश के शिक्षा ढांचे में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। मैं सोच रहा था कि इतने सालों बाद आई इस नीति का मूल आधार क्या है? देखिए, इस नीति का मूल आधार इसका बेहद वैज्ञानिक और शोध आधारित दृष्टिकोण है। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। 29 जुलाई 2020 को इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली, लेकिन इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया थी। परीक्षा के लिहाज से जो नाम श्रोताओं को याद रखना है वो है डॉक्टर K कस्तूरीरंगन। हाँ, ये नाम बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया है। बिल्कुल, वो इस नीति की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे और सबसे दिलचस्प बात ये है कि वो इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। एक वैज्ञानिक के नेतृत्व में बनने के कारण ही इस नीति में इतना तार्किक ढांचा देखने को मिलता है। इसके अलावा वित्तीय प्रतिबद्धता के मोर्चे पर भी एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। वो GTP वाला लक्ष्य ना? जी, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा क्षेत्र पर GDP का 6% निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो शुरुआत में ही कर दिया गया वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर सीधे शिक्षा मंत्रालय कर देना। ये नाम बदलना वाकई एक स्पष्ट संकेत देता है कि अब मुख्य फोकस सिर्फ शिक्षा पर है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, स्कूल शिक्षा का नया ढांचा। हम सभी 10+2 वाले सिस्टम में पले बड़े हैं। अब इसकी जगह 5+3+3+4 का मॉडल आया गया है। जी, 5+3+3+4। हाँ, अगर कोई इसे पहली बार सुन रहा हो तो ये नंबरों का खेल थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है, जैसे किसी पुरानी इमारत की नींव को आधुनिक तरीके से दोबारा तैयार किया जा रहा हो। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं कि एक बच्चे के लिए इसका जमीनी मतलब क्या है? बिल्कुल, 10+2 सिस्टम की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें बच्चे के जीवन के शुरुआती 6 साल जो उसके मानसिक विकास के लिए सबसे अहम होते हैं, वे औपचारिक शिक्षा के ढांचे से बाहर थे। नया 5+3+3+4 सिस्टम इसी कमी को दूर करता है। मतलब नींव को मजबूत करने का काम। सही कहा। आइए इसे चरणों में बांटकर देखते हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज या बुनियादी चरण, जो 5 साल का है। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। इसमें शुरुआती 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के होंगे और बाकी के 2 साल कक्षा 1 और 2 के होंगे। तो ये पूरा चरण गतिविधि आधारित होगा? बिल्कुल। इस पूरे 5 साल के चरण में कोई भारी बस्ते या किताबें नहीं होंगी। ये पूरी तरह से खेल और प्ले बेस्ड शिक्षा पर केंद्रित है। अगर हम इसे टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़े तो ये मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल की नींव तैयार करने का समय है। अच्छा, तो मतलब बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए उसे खेलने और खोजने की आजादी दी जा रही है? जी। इसके बाद के चरण कैसे काम करेंगे? फाउंडेशनल के बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 साल का है। ये उम्र 8 से 11 वर्ष के लिए है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। यहाँ बच्चे धीरे धीरे डिस्कवरी और इंटरैक्टिव लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें पढ़ने, लिखने और गणित के बुनियादी पहलुओं से जोड़ा जाएगा। जी। इसके बाद तीसरा चरण है मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल का है।
ये 11 से 14 वर्ष की उम्र के लिए है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। यहाँ आकर शिक्षा प्रायोगिक या एक्सपीरियंशियल हो जाएगी। एक्सपीरियंशियल से आपका मतलब है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे? हाँ, बिल्कुल। बच्चे विज्ञान, गणित, कला जैसे विषयों को रटने के बजाय प्रयोग करके सीखेंगे। और आखिरी के 4 साल, जो हमारा पुराना 9वीं से 12वीं तक का दौर था, उसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ये 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है। इस चरण की सबसे बड़ी खूबी इसका मल्टी डिसिप्लिनरी होना है। 10वीं के बाद जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की पक्की दीवारें हुआ करती थीं, उन्हें गिरा दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। कोई सख्त विभाजन या हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। अगर एक छात्र को फिजिक्स के साथ हिस्ट्री या फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। पूरा जोर क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच पर होगा। ये तो वाकई एक बहुत ही शानदार सोच है, विषयों की कैद से आजादी। लेकिन जब हम इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर उतारने की बात करते हैं तो हमारे स्रोत एक बहुत ही प्राथमिक लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मैंने देखा है कि उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यहीं पर परीक्षा बनाने वाले सबसे ज्यादा ट्रैप या जाल बिछाते हैं। ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। नीति का सबसे तात्कालिक राष्ट्रीय मिशन है कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में FLN हासिल करना। और इसका लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है, सही? बिल्कुल सही। लेकिन परीक्षाओं में अक्सर छात्रों को भ्रमित करने के लिए एक और टर्म डाल दिया जाता है, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो क्या ECCE और FLN के लक्ष्य अलग-अलग हैं? जी, यही वो एग्जाम ट्रैप है जिससे श्रोताओं को बचना है। FLN हासिल करने की डेडलाइन 2025 है, जबकि ECCE के यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकरण का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं। 2025 और 2030 के इन लक्ष्यों को आपस में मिलाना नहीं है। ये बहुत ही अहम जानकारी है। FLN 2025 और ECCE 2030। अब अगर बुनियादी शिक्षा की बात हो रही है तो माध्यम क्या होगा? भारत में भाषा नीति हमेशा से एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रहा है। स्रोत सामग्री भाषा को लेकर क्या स्पष्ट करती है? नीति भाषा के मामले में बहुत लचीलापन दिखाती है। यह स्पष्ट रूप से कहती है कि कम से कम कक्षा 5 तक और अगर संभव हो तो कक्षा 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होना चाहिए। इससे बच्चों को शुरुआती कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती होगी। बिल्कुल। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जारी रहेगा, लेकिन एक शर्त के साथ, किसी भी राज्य या छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक बहुत ही संतुलित अप्रोच है। अब शिक्षा हो गई, भाषा तय हो गई, लेकिन हमारे सिस्टम का सबसे डरावना हिस्सा हमेशा से परीक्षाएं रही हैं। असेसमेंट, बोर्ड परीक्षाओं का जो तनाव बच्चों पर होता था, क्या इस नीति में उसका कोई समाधान है? मूल्यांकन या असेसमेंट के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर साल के अंत में रटने वाली परीक्षाएं नहीं होंगी। स्कूली स्तर पर मुख्य परीक्षाएं केवल कक्षा 3, 5 और 8 में आयोजित की जाएंगी। और बोर्ड परीक्षाओं का क्या? जहां तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का सवाल है, वो जारी रहेंगी, लेकिन उन्हें काफी आसान बनाया जाएगा। उनका उद्देश्य ये जांचना नहीं होगा कि बच्चा कितना रट सकता है, बल्कि ये जांचना होगा कि उसकी कोर दक्षताएं या कोर कॉम्पिटेंसीज कितनी मजबूत हैं। मुझे याद है स्रोत में एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड का जिक्र था। जी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अनोखा लगा। ये सिर्फ एक अंक तालिका नहीं है जहां टीचर ने नंबर दे दिए और बात खत्म। सही कहा। ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड मूल्यांकन का पूरा नजरिया बदल देता है। इसमें 3 तरह से मूल्यांकन होगा। पहला, छात्र खुद अपना मूल्यांकन करेगा, जिसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। दूसरा, उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी पीयर असेसमेंट। इससे उसकी टीम वर्क और सामाजिक समझ का पता चलेगा। और तीसरा मूल्यांकन शिक्षक करेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। लेकिन अगर देश भर में अलग अलग बोर्ड हैं, कोई CBSE में है, कोई स्टेट बोर्ड में है, तो इन सब के मूल्यांकन के तरीकों में एकरूपता कैसे आएगी? क्या इसके लिए कोई नई संस्था बनाई जा रही है? यही वो जगह है जहां परख की एंट्री होती है। PARAKH।
उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। जी, इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कोई परीक्षा लेने वाला नया बोर्ड नहीं है, ये एक मानक निर्धारण निकाय या स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। अच्छा, तो ये मानक तय करेगा? हाँ, इसका काम है देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए मूल्यांकन के नियम, मानक और दिशा निर्देश तय करना, ताकि पूरे देश में एक समानता बनी रहे। परख नाम से स्पष्ट है कि ये जांचने और मानक तय करने के लिए है। ये सब छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन नई और आधुनिक विधियों से पढ़ाने के लिए हमें शिक्षकों को भी तो उसी स्तर पर तैयार करना होगा। शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन को लेकर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? शिक्षक शिक्षा का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली बेहतरीन शिक्षकों के बिना संभव नहीं है। सबसे पहला लक्ष्य ये है कि वर्ष 2030 तक स्कूल में पढ़ाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स? जी, मतलब 12वीं के बाद ही अगर कोई शिक्षण में जाना चाहता है तो वो ये इंटीग्रेटेड कोर्स करेगा। इसके अलावा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है यानी टीईटी, उसे अब सिर्फ कुछ कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। तो क्या ये सभी के लिए अनिवार्य होगा? हाँ, अब फाउंडेशनल स्टेज से लेकर सेकेंडरी स्टेज तक के सभी स्तरों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम निश्चित रूप से शिक्षण पेशे में गंभीर और योग्य उम्मीदवारों को ही आगे लेकर आएगा। चलिए स्कूल शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और उच्च शिक्षा की दुनिया में कदम रखते हैं। हायर एजुकेशन। अगर मैं स्रोतों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा में तो मानो एक क्रांति लाने की तैयारी है, लेकिन इतने बड़े बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों का जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। 2018 के डेटा के अनुसार हमारे देश में उच्च शिक्षा का GAR यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल 26.3% था। 26.3? ये तो बहुत कम है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि 18 से 23 साल के युवाओं की कुल आबादी में से केवल 26.3% ही कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुंच पा रहे थे। NEP 2020 का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इस GAR को 2035 तक बढ़ाकर 50% तक ले जाना है। 50%? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें उच्च शिक्षण संस्थानों में करोड़ों नई सीटें जोड़नी होंगी। जी, लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी HEIs में लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएं। और ये सिर्फ नई इमारतें बनाकर नहीं होगा, बल्कि शिक्षा के ढांचे को लचीला बनाकर होगा। लचीलापन? क्या इसका मतलब वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है? मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। पहले अगर कोई छात्र फर्स्ट ईयर के बाद किसी भी निजी कारण से कॉलेज छोड़ देता था तो उसे ड्रॉप आउट कहा जाता था और उसकी साल भर की मेहनत जीरो हो जाती थी। क्या अब ये बदल जाएगा? पूरी तरह से बदल जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा आकर्षण है। अब अगर कोई छात्र 1 साल की पढ़ाई पूरी करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। अगर वो 2 साल पूरे करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल पूरे करने पर उसे बैचलर डिग्री मिलेगी और अगर वो पूरे 4 साल का कोर्स करता है तो उसे रिसर्च के साथ एक मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री दी जाएगी। तो छात्र की कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो जब चाहे ब्रेक ले सकता है और वापस आकर वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई छात्र एक कॉलेज से 1 साल पढ़ता है, फिर ब्रेक लेकर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा? एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ये ट्रांसफर कैसे मुमकिन होगा? इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक डिजिटल व्यवस्था की गई है जिसे ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम दिया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? जी। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही छात्र इस डिजिटल रिपॉजिटरी में अपने कोर्स के क्रेडिट्स जमा करेंगे। जब वे संस्थान बदलेंगे या ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वे इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकेंगे। ये तो छात्रों की बात हो गई, लेकिन क्या इन उच्च शिक्षण संस्थानों के स्वरूप में भी कोई बदलाव आने वाला है? बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। नीति कहती है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयक बनना होगा, जहां 3000 या उससे अधिक छात्र हों। सभी संस्थानों को? जी। और एक बहुत ही अहम फैसला ये है कि अगले 15 वर्षों के भीतर
भारत में जो एफिलिएटेड कॉलेज की व्यवस्था है उसे ग्रेडेड ऑटोनॉमी या श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देकर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि या तो कॉलेज खुद डिग्री देने में सक्षम एक स्वायत्त संस्थान बन जाएगा या फिर उसे सीधे तौर पर किसी विश्वविद्यालय का हिस्सा बनना पड़ेगा। जी इसके अलावा रिसर्च को बढ़ावा देने की भी बात है ना? हाँ, देश में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी जो बेहतरीन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। जी, साथ ही आईआईटी और आईआईएम के स्तर की गुणवत्ता वाली बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए मेरूज की स्थापना होगी, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ये सब तो बहुत ही विशाल स्तर पर हो रहा है, लेकिन अगर हम इतने सारे बदलाव कर रहे हैं तो इन सबको रेगुलेट कौन करेगा? वर्तमान में तो हमारे पास यूजीसी, एआईसीटी जैसी बहुत सी अलग अलग संस्थाएं हैं। एनईपी 2020 इस बिखरे हुए विनियामक ढांचे को एक करने की बात करती है। इन सभी संस्थाओं की जगह अब एक ही बड़ी छतरी या अम्ब्रेला संस्था होगी जिसे HECI कहा जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का उच्च शिक्षा आयोग। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट है जो श्रोत्र में हाईलाइट किया गया है। क्या ये नया आयोग HECI देश की सभी तरह की उच्च शिक्षा को कंट्रोल करेगा? क्योंकि मेडिकल और लॉ की पढ़ाई तो बहुत अलग तरह की होती है। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यही वो एग्जाम ट्रैप है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। श्रोताओं को याद रखना चाहिए कि HECI के दायरे में मेडिकल शिक्षा और कानूनी शिक्षा शामिल नहीं है। यानी मेडिकल और लीगल एजुकेशन इससे बाहर है। बिल्कुल, ये दोनों क्षेत्र इस नई विनियामक संस्था से बाहर रहेंगे। तो ये बात सभी श्रोता बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। अब जहां तक मैंने स्रोतों में पढ़ा है, इस इतने बड़े आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 4 मुख्य स्तंभ या पिलर्स बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें थोड़ा विस्तार से समझाएं क्योंकि इन चारों के शॉर्ट फॉर्म्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला स्तंभ है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NHERC। जी, इसका काम केवल और केवल रेगुलेशन या विनियमन है। ये नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। मतलब ये सिस्टम की पुलिस या नियम बनाने और लागू करने वाली बॉडी है। एकदम सही। दूसरा स्तंभ है NAC, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम है संस्थानों को अक्रेडिटेशन या मान्यता देना, उनकी गुणवत्ता की जांच करना। ठीक है, जैसे अभी NAC करता है कॉलेजों को ग्रेड देने का काम। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फिर आता है तीसरा स्तंभ HEGC, यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ग्रांट्स काउंसिल। जी, इसका मुख्य काम है फंडिंग और फाइनेंसिंग देखना, यानी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जो वित्तीय अनुदान दिया जाता है उसे प्रबंधित करना। जी, से ग्रांट्स मतलब पैसा और फंडिंग, ये याद रखना आसान है। और चौथा और अंतिम स्तंभ है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसका काम है उच्च शिक्षा के लिए अकादमिक मानक तय करना। ये परिषद एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिसे NHEQF कहा जाएगा, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। रेगुलेशन के लिए NHERC, ग्रेडिंग के लिए NAC, फंडिंग के लिए HEGC और स्टैंडर्ड्स के लिए GEC। परीक्षाओं में अक्सर इन्हें मैच करने के लिए दिया जाता है और छात्र अक्सर NHERC और HEGC के कामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, याद रखें कि फंडिंग HEGC करता है, NHERC नहीं, और NHEQF को GEC बनाता है। बेहतरीन। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं जहां नीति के कुछ बहुत ही समावेशी और तकनीकी पहलुओं पर बात की गई है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी कदम था। लक्ष्य ये है कि 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव मिल सके और शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल के लिए भी एक नई संस्था की बात है। जी हाँ, उस ऑटोनॉमस संस्था का नाम है NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये संस्था इस बात पर मंथन करेगी कि शिक्षा, मूल्यांकन और प्रशासन में एडटेक का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा या अडल्ट एजुकेशन में भी 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, और समावेशिता के मोर्चे पर भी ये नीति बहुत संवेदनशील है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं, जिन्हें SEGs कहा गया है, उनके लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र या SEZs बनाए जाएंगे, स्पेशल एजुकेशन जोन्स। और मैंने एक जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में भी पढ़ा
जो लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया जाएगा। जी, साथ ही हमारी भाषाओं को बचाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना होगी और पाली, फारसी और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान भी बनाए जाएंगे। चलिए, हमने लगभग हर पहलू को छू लिया है। अब श्रोताओं की सुविधा के लिए क्या हम उन सभी महत्वपूर्ण वर्षों और मास्टर टाइमलाइन का एक त्वरित रिकैप कर सकते हैं, ताकि परीक्षा से पहले उनके दिमाग में एक स्पष्ट खाका बन जाए? बिल्कुल, आइए इसे एक क्रम में देखते हैं। सबसे नजदीकी लक्ष्य है 2025। इसमें हमें 2 चीजें हासिल करनी है। पहला, प्राथमिक स्कूलों में FLN और दूसरा 50% छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच। ठीक है, 2025। फिर आता है 2030। यहाँ भी 2 बड़े लक्ष्य हैं। ECCE का 100% सार्वभौमिकरण और शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय B.Ed का लागू होना। उसके बाद 2035। जी, 2035, जहां हमें उच्च शिक्षा के GER को 50% तक पहुंचाना है। फिर 2040, जब देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाना है। और अफिलिएटेड कॉलेजों वाला लक्ष्य? वो 15 वर्ष का लक्ष्य है, जहां अफिलिएटेड कॉलेजों के सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करके उन्हें स्वायत्तता देनी है। क्या बात है। इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि NEP 2020 सिर्फ कुछ नियम कानूनों का पुलिंदा नहीं है, ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि भारत का शिक्षा ढांचा अब छात्रों को ये रटाने से कि क्या सोचना है, इस ओर बढ़ रहा है कि उन्हें कैसे सोचना है। What to think से how to think your। ये नीति वैचारिक स्पष्टता, लचीलेपन और सर्वांगीण विकास की वकालत करती है। मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी महत्वाकांक्षी और वन साइज फिट्स ऑल जैसी दिखने वाली ये नीति भारत जैसे विशाल देश में वास्तव में कैसे लागू होगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अत्यधिक विविधता है और जमीनी स्तर पर शिक्षा में भारी असमानताएं हैं। क्या हमारे पास शहरों से लेकर दूर दराज के गांव तक इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए पर्याप्त ढांचागत और मानवीय संसाधन मौजूद हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का यह गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।